नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। मैं बदलापुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ये जो छोटी सी भूतिया कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो मेरी आंखों देखी सच्चाई है, जिसकी सिर्फ याद ही आज भी मेरे दिल में खौफ पैदा करने के लिए काफ़ी है। तो वो भूतिया घटना कुछ इस प्रकार है। मेरे 12वीं के एग्ज़ाम सर पर थे और अचानक पिताजी के गुजर जाने के बाद घर के हालात बिगड़ गए थे। आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए और घर चलाने के लिए मुझे देर रात तक ऑटो चलाना पड़ता था। उस रात को सभी ऑटो वाले घर चले गए थे। सिर्फ मैं अकेला ही भयानक सन्नाटे में ऑटो स्टैंड पर अगली सवारी आने का इंतज़ार कर रहा था। दूसरे दिन दोपहर से एग्ज़ाम शुरू होने वाला था, इसलिए मेरे लिए समय भी पैसे की तरह कीमती था। इसलिए मैं ऑटो में आगे की सीट पर बैठकर नोट्स पढ़ रहा था। तभी अचानक मुझे एक नशीली महक ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वह महक कहाँ से आ रही है, ये जानने के लिए मैं ऑटो से बाहर निकलने ही वाला था। तभी मेरे पीछे से एक कोमल सी आवाज़ आई, आप बदलापुर जाएंगे? अचानक से आने वाली इस आवाज़ से मैं चौंक गया और पीछे मुड़ के देखा तो ऑटो में एक सुंदर सी सजी धजी लड़की बैठी थी। मैंने उससे पूछा, आप अंदर आकर कब बैठी? उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपने पैरों की तरफ देखे जा रही थी। मैंने भी आगे कुछ नहीं पूछा और तुरंत ऑटो स्टार्ट करके गांव की तरफ चल पड़ा। लेकिन मैंने एक बार पर गौर किया, जब से वह लड़की रिक्शे में बैठी थी तब से मुझे वो गजब की ठंड लगने लगी थी। ऑटो चलते चलते मेरे सामने वाले आईने पर जब मेरी नज़र पड़ी तब मुझे दिखा कि वह लड़की एकटक मुझे घूर रही है। फिर मैंने आईने से नज़र हटा के रोड पर टिका दी। कुछ ही दूर जाने के बाद रिक्शे में अचानक कहीं से सड़े हुए मांस की बदबू आने लगी, इतनी कि मुझे घुटन होने लगी। सांस तक लेना मुश्किल हो गया था उस वक्त। फिर एक बार मेरी नज़र आईने पर पड़ी और उसमें दिखने वाले उस भयंकर और विकृत नज़ारे से मेरी रूह कांप गई, क्योंकि आईने में जो लड़की मुझे देख रही थी वह एक दुल्हन के जोड़े में बैठी थी और उसका चेहरा आधा जला हुआ था, जिसमें से मांस के लोथड़े लटक रहे थे। मैं उस वक्त इतना डर गया था कि अपनी चलती ऑटो का हैंडल वहां से छोड़कर तुरंत सड़क पर कूद गया। उसके बाद सुबह मेरी आंख खुली तब मैं गांव के दवाखाने में लेटा हुआ था। पास में मेरी माँ और कुछ गांव के बुजुर्ग थे। मेरे सिर में 4 टाँके लगे थे और बाकी सभी मामूली चोट थी। सिर पर गहरी चोट लगने से शायद मैं बेहोश हुआ था। और जब मैंने मेरे रिक्शे के बारे में पूछा तो सभी ने उल्टा मुझसे सवाल किया, तुम हमें गांव के बाहर सड़क पर मिले थे, तो तुम्हारा ऑटो दूर उस पुराने कब्रिस्तान में क्या कर रहा था? ये खबर सुनने के बाद मैं दंग रह गया। उस सवाल का जवाब इस समय मेरे पास नहीं था, पर उस खौफनाक चुड़ैल के बारे में मैंने सबको बता दिया। माँ भगवान का शुक्रिया करने लगी कि मेरा बेटा एक चुड़ैल के चंगुल से सही सलामत बचा निकला। जाते जाते सभी गांव के लोग बोले, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, इसलिए जिंदा हो। वह एक कुंवारी ही मरी हुई भयानक चुड़ैल थी, जो अपनी प्यास तुम्हारे जैसे कुंवारे लड़कों का शिकार करके बुझाती है। भगवान का तुम पे सीधा हाथ है जो तुम बच गए, वरना आज तक वहाँ से कोई जिंदा नहीं बचा। पीयूष जब 3 साल का था, उसकी माँ की अचानक ही मौत हो गई थी। तब से उसके पिताजी शिव ने उसे बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था। उसके प्यार में कभी कोई कमी ना रहे, इसीलिए शिव ने कभी कोई दूसरी शादी नहीं की थी। शिव एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे। उन्हें सरकार से सब कुछ मिलता था, गाड़ी, बंगला, पैसा, और इसी के साथ एक और चीज़ भी मिलती थी, सरकारी ऑर्डर। साल के पहले दिन 1 जनवरी को
शिव को ईमेल मिला। उसका तबादला देवगढ़ में किया गया है और उसी रात को उसे देवगढ़ के लिए रवाना होना था। शिव ने बड़ी मिन्नतें करके और वादा करके अपने बेटे पीयूष को नई जगह शिफ्ट होने के लिए मना लिया था। वह दोनों सुबह 10:30 बजे देवगढ़ पहुँचे। देवगढ़ पहुँचने के बाद वहाँ का मनमोहक नज़ारा देखकर खुशी से चिल्लाते हुए पीयूष यहाँ वहाँ भागने लगा, क्योंकि वहाँ बच्चों के लिए खेलने के लिए एक बड़ा पार्क था जिसमें बहुत सारे झूले, फिसल पट्टी, स्विमिंग पूल और बहुत कुछ था। पीयूष को खुश देखकर शिव के नए सेक्रेटरी श्याम के मुंह से निकल गया, आपसे पहले यहाँ पर एक अफसर रहा करते थे, उन्होंने ये पार्क अपने बच्चों के लिए बनवाया था। उसकी इस बात पर बगल में खड़े दूसरे बड़े अफसर ने श्याम को चुप रहने का इशारा किया, लेकिन वह सुनकर शिव के मुंह से निकल गया जिसे वह अफसर सुनना नहीं चाहता था। शिव बोला, वैसे कहाँ तबादला हुआ उस पार्क बनाने वाले अफसर का? तभी अचानक पीयूष पैर फिसलकर स्विमिंग पूल में गिर पड़ा और उसे बचाने के लिए शिव बिजली की रफ्तार से दौड़ा और किसी धनुष से निकले तीर की तरह पानी में कूद गया और उसने कुछ ही सेकंड में पीयूष को पानी से बाहर निकाला। उस वक्त दूसरा बड़ा अफसर इस बात का शुक्र मना रहा था कि शिव ने अपने पूछे हुए सवाल का जवाब नहीं मांगा। शिव ने पीयूष को बंगले में ले जाकर बेड पर लेटा दिया। कुछ समय आराम करने के बाद पीयूष फिर से उछल कूद करने लगा। सेक्रेटरी ने शिव को उसकी जिम्मेदारियां समझा दी। शिव की हद में 100 एकड़ का जंगल था और उसका सरकारी बंगला उसी जंगल की सीमा पर बनाया गया था। शिव ने गार्ड्स को बुलाया और जंगल का राउंड मारने के लिए गाड़ी निकालने का आदेश दिया। जाते जाते उसने सोचा कि क्यों ना पीयूष को भी जंगल दिखाने ले जाऊं। कोई खरगोश या हिरन दिख गया तो ये खुश हो जाएगा। इस तरह से उसने पीयूष को भी अपने साथ में ले लिया। गाड़ी में शिव ने श्याम और वहाँ के एक पुराने गार्ड के चेहरे पर डर पहचान लिया था। फिर शिव ने वह सवाल पूछ लिया जो कुछ समय पहले टल गया था। उसने पूछा, श्याम, वो पुराने अफसर का तबादला कहाँ हुआ है? ये तो तुमने बताया नहीं था मुझे। और वो बड़े साहब उस बात को टाल क्यों रहे थे? श्याम ने कुछ ठीक से पता नहीं ऐसा जवाब दिया, पर इस बात से शिव सहमत नहीं था। फिर थोड़ा दबाव डालने पर सेक्रेटरी ने सब कुछ बताना शुरू किया। उस पार्क बनाने वाले अफसर का नाम जॉन डिसूजा था। उसे तंत्र मंत्र सिद्धियों का काफ़ी ज्ञान था। उसका कहना था कि तंत्र मंत्र सिद्धियों की शक्ति से इंसान अमर भी हो सकता है। उसके पास जादू टोने की किताब का भंडार था जो उन्हें रात भर पढ़ता रहता था। इसी पागलपन में उसकी मौत एक रहस्यमयी और खौफनाक तरीके से हो गई, जिसमें उसके परिवार को भी दर्दनाक मौत मिली। जॉन ने सबसे पहले अपनी खुद की बच्ची को पूल में डुबा मारा। उसके बाद अपने 2 बेटों को कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर दिए और काट कर नहर में फेंक दिया। फिर बीवी पर मिट्टी का तेल डालकर उसको भी जला दिया और पूरे परिवार की बलि देने के बाद आखिर में खुद बंगले के सामने वाले पेड़ पर फांसी ले ली। ये सब उसने मध्यरात्रि रात के वक्त किया था। एक गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की थी, पर जॉन ने उसका भी पेट चीर कर उसकी आंतड़ियां बाहर निकाल दी। हम जब सुबह वहां पहुंचे तब उसकी बेटी की लाश पुल में सफ़ेद होकर तैर रही थी। उसके नज़दीक ही उसकी बीवी की जली हुई लाश पड़ी हुई थी और जॉन खुद पेड़ पर लटका हुआ पड़ा हुआ था। बहुत ही डरावना नज़ारा था। बाद में उसके परिवार समेत उसे भी सरकार ने जंगलों के बीच बीच तालाब के पास दफनाया था। शिव ने सवाल किया कि ये सब होने तक बंगले के बाकी नौकर चाकर कहाँ थे? सेक्रेटरी श्याम बोला, उसने डरावना पागलपन योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। उस रात उसने सभी नौकरों को कुछ पैसे देकर अगली सुबह 12 बजे तक छुट्टी दे दी थी, पर सरकारी आदेश अनुसार
दो गार्ड बंगले पर रुके थे। एक को तो उसने भयंकर मौत दे दी थी, पर दूसरा कुछ ऐसी डरावनी चीज़ देखकर भागा था कि वो हमेशा के लिए पागल हो गया। हमने उसे जंगल में से पकड़ा था। अब वो सरकारी मेंटल हॉस्पिटल में है। उस पर उपचार चल रहे हैं। वो बार बार कहता है कि वो हर अमावस्या को आएगा और एक बलि लेकर जाएगा। उस दिन से आज तक जो भी अमावस्या की रात उस बंगले में रुकता है, वह सुबह पेड़ से फांसी लेकर आत्महत्या कर लेता है। तब से हर अमावस्या की रात यहाँ किसी को रुकने नहीं दिया जाता। गांव के पुराने पंडित जी ने बताया था कि जॉन की रूह यहाँ रुकने वाले के शरीर में प्रवेश करके उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करती है। इसीलिए यहाँ पर लोग मरते हैं। उसे हर वक्त अपने काम के लिए एक शरीर चाहिए होता है। और आज भी जॉन की क्रूर आत्मा जंगलों में भटकती है। ना जाने भगवान उसे कब मुक्ति देगा। पूरी कहानी सुनाने के बाद श्याम बोला, सर, कल अमावस्या है। आप भी बंगला छोड़कर गांव में रुकिएगा। शिव ने कहा, श्याम, किसी को तो इस परेशानी का हल निकालना होगा। ऐसा कब तक वह शैतान मासूमों की जान लेता रहेगा? और चुनौतियों से तो मैं आज तक कभी नहीं घबराया। इतना बोलकर वह खामोश हो गया। शिव को अपनी नहीं, पर पीयूष की चिंता सताने लगी थी। उसने मन ही मन तय किया कि पीयूष को कुछ दिनों के लिए उसके मामा के घर भेज देगा वो, और खुद ही इस जॉन की आत्मा को हमेशा के लिए नरक में भेजकर ही दम लेगा। शाम होते होते गाड़ी बंगले पे पहुंची। सब बिना कुछ कहे गाड़ी से उतर के अपने अपने काम में जुट गए। उसके जंगल से आने तक नौकरों ने रात के लिए खाना तैयार कर लिया था। सभी गार्ड्स रात का खाना ख़त्म करके नाइट शिफ्ट में तैनात हो चुके थे, और गांव के लोग जो खाना बनाने और सफाई के लिए आते थे, वह तो दिन ढलने के बाद ही राम राम का जाप करते हुए अपने घर पहुंच चुके थे, क्योंकि गांव के लोग उस बंगले में रात को रुकने से डरते थे। शिव ने रात के खाने के बाद पीयूष को सुला दिया और खुद भी लेटे लेटे सोचने लगा कि शिव के मामा संग्राम से फ़ोन पर बात कर लेता हूँ और उनसे मदद मांग लेता हूँ। वो बगीचे में जाकर एक बेंच पर बैठा और सिगार सुलगाने लगा। तभी सन्नाटे को चीरते हुए आने वाली एक चीख ने उसे काफ़ी डरा दिया। वो आवाज़ गार्ड्स की थी। शिव गेट की तरफ भागा। वहाँ पहुँचने पर जो नज़ारा शिव की आंखों ने देखा था, उससे उसका कलेजा कांप उठा, क्योंकि मौत का तांडव शायद अमावस्या से पहले ही शुरू हो चुका था। उन दोनों गार्ड की लाशें गेट के पास ही पड़ी थी। शिव ने वक्त जाया नहीं किया। वो तेजी से पीयूष के कमरे में पहुंचा, पर पीयूष अपने बेड पर नहीं था। शिव उसे आवाज़ देते हुए सभी कमरे में देखने लगा। शिव की आवाज़ सुन के श्याम अपने कमरे से बाहर निकला। शिव ने बाहर जो देखा वो उसे अच्छी तरह बताया। फिर दोनों मिलके पीयूष को ढूंढने लगे। तभी स्विमिंग पूल के पानी में कुछ ज़ोर से गिरने की आवाज़ आई। दोनों घर के बाहर स्विमिंग पूल की तरफ भागे। वहाँ स्विमिंग पूल पर पीयूष एक आदमी के साथ पानी पर खड़ा था। श्याम कांपती हुई आवाज़ में बोला, जॉन डिसूजा। वो प्रेत आत्मा शिव को देखकर हंस रही थी, मानो वो पीयूष को अपने साथ किसी और दुनिया में ले जाने आई हो। घबराहट से शिव की सांसें फूल रही थी। उसी वक्त वो ज़ोर से चिल्लाया और उठ के अपने बेड पर बैठ गया, क्योंकि वो सिर्फ एक बुरा सपना देख रहा था। और पीयूष उसकी बगल में अपने टेडी बियर से लिपट कर सो रहा था। उसके बाद शिव ने संग्राम को फ़ोन करके कुछ देर बात कर ली। फ़ोन रखने से पहले संग्राम सिर्फ इतना ही बोला कि मैं समय पर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि दूसरे दिन अमावस्या थी। शिव पीयूष के साथ हनुमान जी के मंदिर माथा टेक कर आया और वहाँ के पुराने पंडित से पहचान भी कर ली। शिव ने एक रात के लिए पंडित जी के पास पीयूष को रखने की मंजूरी ले ली और सुबह अपने कामों में लग गया। शाम होने के साथ ही सभी गांव के कर्मचारी डरते हुए अपने घर जा चुके थे। शिव की हिम्मत देख के उसके साथ दो गार्ड्स
और सिक्योरिटी शाम भी रुका था। शिव ने उन्हें अपनी योजना बताना शुरू किया। शिव ने कहा, जॉन की रूह को अपने काम का अंजाम देने के लिए एक शरीर की आवश्यकता होती है। उसे हमसे किसी को मारने से पहले उसके शरीर में प्रवेश करना होगा। तो हम सबको बस उसे कुछ देर के लिए उलझाना है। जिसके शरीर में जॉन की आत्मा होगी उसे पकड़कर या फिर बांध कर रखना है। उसके बाद उसे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। ठीक रात के 12 बजे एक गार्ड ने शाम का गला दबाने की कोशिश की। उसे काबू में रखने के लिए सबने उसे पकड़ कर रखा था, पर उसमें इतनी ताकत आ गई थी कि उसने सबको दूर फेंक दिया। किसी तरह उस दूसरे वाले गार्ड और श्याम ने उसे रस्सियों में फंसाकर कुछ समय के लिए काबू कर लिया। तब तक शिव ने बंदूक की एक गोली आसमान में चलाकर किसी को सिग्नल दिया और कुछ ही मिनटों में रस्सियों में बंधा हुआ वह गार्ड ऐसी हरकतें करने लगा जैसे किसी ने उसको जला दिया हो। उस वक्त जंगल के बीचों बीच गांव के पंडित और संग्राम जॉन डिसूजा को उसकी कब्र में ही जला रहे थे और कुछ ही समय बाद वह गार्ड नॉर्मल हो गया। बाद में शिव ने सबको समझाया कि काले जादू की किताब में एक रस्म है जिससे जॉन उस कब्र में रहते हुए भी जिंदा था। यहाँ उसकी आत्मा सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए आती थी, जो कि किसी मासूम की जान लेकर मिटती थी। और उस किताब के अनुसार अगर मरने के बाद भी जॉन ने 100 इंसानों की बलि पूरी की तो वह अपने कब्र में से ज़िंदा होकर हमेशा के लिए अमर हो जाता। इसलिए ये माया जाल मैंने उसके लिए रचा था, ताकि वो कब्र छोड़कर यहाँ पर आए और वहाँ हमारे लोग उसकी लाश को कब्र में ही जला सकें। श्याम ने पूछा कि आपको ये सब कैसे पता चला? शिव ने जवाब दिया, तुमने ही तो बताया था कि जॉन के पास जादू टोने की किताब का भंडार था। वह भंडार में मुझे रात को तहखाने में मिला। उसमें काले जादू से अमर होने की किताब थी और उस पर नाम लिखा था, जॉन डिसूजा। हेलो दोस्तों, ये सच्ची भूतिया कहानी मुझे श्याम सुंदर जी ने मुंबई से भेजी है, जिसका अनुभव उनके साथ उनके मामा के लड़के को भी हुआ था। आगे की कहानी श्याम सुंदर जी के शब्दों में। नमस्कार दोस्तों, ये भूतिया घटना तब की है जब मैं 16 साल का था। मैं हर गर्मियों की छुट्टियों में मेरे शिवा मामा के गांव जाता था। मामा को एक लड़का है जिसका नाम अभिराज है। मैं और अभिराज हर छुट्टियों में पूरा दिन गांव में कहीं पर भी घूमा करते थे। बहुत मज़ा किया करते थे। हम दोनों को उस वक्त एक ही भूत चढ़ा था कि हमें असली भूत देखना है। एक दिन मैं और अभिराज शाम को चौराहे पर सांप सीढ़ी खेल रहे थे और बगल में ही गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग लोग बात कर रहे थे। वह कह रहे थे, गांव के बाहर पुराने कुएं के पास जो घर है वो भूतिया है। वहाँ पर दिन दहाड़े भी लोगों को भूत प्रेतों के अनुभव हुए हैं, क्योंकि उस घर में 8 साल पहले हमारे गांव में नए नए आए हुए बनवारी हवलदार ने अपने बेटे और पत्नी समेत खुदकुशी करी थी। काफ़ी पूछताछ के बाद पुलिस ने हमें कारण बताया कि बनवारी किसी कर्जे में डूबा हुआ था। उसकी मौत से उसका घर खुला ही खुला पड़ा था। बनवारी की आत्महत्या के बाद उसके रिश्तेदार तक उस घर पर हाथ नहीं जमा पाए। उसके रिश्तेदार कहते हैं उन्होंने वह घर 5 बार किराए पर चढ़ाया था, पर दोनों किराएदार ये बोलकर वहाँ से भाग गए कि उस घर में उन्हें एक आदमी, औरत और लड़के की प्रेत आत्मा रहने नहीं देती। वह 3 आत्माएं न उन्हें खाने देती हैं, न उन्हें ठीक से सोने देती थी। आखिरी वाला किराएदार तो दिन में ही भाग गया था। जाते जाते उसको आसपास के लोगों ने पूछा था, क्या हुआ भैया? तो वह बोला कि इस घर में दिन दिहाड़े डरावनी आत्माएं घूमती हैं। उन्होंने उसे नींद में पीट दिया था। वह बेचारा तो उसका बड़ा सामान जैसे अलमारी, बेड वहीं पर छोड़कर भाग गया था। फिर बनवारी के रिश्तेदारों ने भी तंग आकर उस घर को बिना ताला लगाए वैसे का वैसा ही छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने खुद भी कुछ घंटे वहाँ बिता के
उस घर का प्रेतवादित होने का अनुभव किया था। हमारे गांव में से भी वहाँ कोई भी गलती से भी नहीं जाता। ये सारी बातें मेरे और अभिराज के खरगोश जैसे कानों में पड़ चुकी थी। फिर दूसरे ही दिन दोपहर सबको चकमा देकर हम दोनों उसी प्रेतवादित घर में पहुंचे थे। मुझे आज भी याद है, उस घर की सारी खिड़कियां टूट चुकी थी। पूरे फर्श पर धूल की मिट्टी पड़ी हुई थी और वहाँ पर परत जमी हुई थी। मैंने वहाँ पर पूरे घर के कमरों में घूम कर देख लिया था, पर मुझे कोई भूत, आत्मा, शैतान कुछ भी नहीं दिखा। मेरे पूरा घर देखने तक अभिराज उस भूतिया घर में खिड़की पर बैठकर उस हवलदार को उसके नाम से चिढ़ा रहा था। बाद में मैं भी उसके बाजू में जाकर बैठ गया। खिड़की पर दोनों अंदर की तरफ पैर करके बैठे थे और दोनों की नज़र नीचे फर्श पर थी। हमने वहाँ बैठकर कुछ देर बातें भी की, पर उसके बाद हमने जो नज़ारा देखा उससे हमारे रोंगटे खड़े हो गए। बदन में कपकपी सी छूट गई, क्योंकि खिड़की के सामने नीचे फर्श पर अचानक 3 लोगों के पैरों के निशान उमड़ने लगे थे और आकर हमारे सामने रुक गए, जैसे कि 3 लोग हमारे पास आकर खड़े हो गए हों। उनमें से एक ने तो मेरे कान के नीचे कंटाप बजा दिया और मैं नीचे अंदर की तरफ गिर गया। मैं उस वक्त इतना ज़्यादा घबरा गया था कि अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मैं पूरे शरीर की ताकत समेट के गिरते पड़ते दरवाजे से बाहर निकला और अभिराज, वो तो इतना डरा हुआ था कि खिड़की के नीचे नाला है उसी में कूद गया था। फिर हम दोनों चीखते चिल्लाते घर तक भागे थे। मेरी माँ और मामा ने हमें बहुत पीटा था। तब से हमारा भूत खोजो अभियान बंद हुआ। गांव से शहर पढ़ने के लिए आए हुए 2 नौजवान, विराट और रवि, कॉलेज कैंटीन में अपने रहने की जगह के बारे में बात कर रहे थे। उन दोनों को कम पैसों में कोई पेइंग गेस्ट हाउस या कोई सस्ता फ्लैट चाहिए था, ताकि वहाँ रहकर वह अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर सकें। उनके ही पीछे चाय पीते हुए कॉलेज का पियोन उनकी बातें सुन रहा था। वह चाय के कप के साथ उनके टेबल पर आकर बैठ गया और बोला, देखो तुम दोनों परेशान मत हो, मेरे पास हल है, पर इसमें खतरा भी हो सकता है। रवि बोला, कैसा खतरा? हमारी अभी की मुसीबत से ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं होगा भाई। तो रवि ने बोला, हाँ भाई बिल्कुल। पियोन बोला, ठीक है, तो सुनो, हमारे कॉलेज के पीछे एक बड़ा पुराना सा घर है। उस घर का मालिक बिल्कुल सस्ते दामों पर किराए पर देने के लिए राजी है, पर उस घर के बारे में एक दिक्कत है। वहाँ उस घर में 5 साल पहले हमारे ही कॉलेज की एक लड़की रहती थी और उसी घर में उसने अपने आप को जलाकर आत्महत्या कर ली थी। मरने के बाद उसके शरीर का अंतिम संस्कार तो हुआ था, पर लोग कहते हैं उसकी रूह आज भी वहाँ मौजूद है। कुछ लोगों ने उसे वहाँ पर देखने का दावा भी किया है। उस घर का मालिक इसी वजह से वो घर किराए पे नहीं चढ़ा रहा। इतने में रवि और विराट दोनों एक स्वर में बोले, हम चलेंगे, हमें वो घर चलेगा भैया, हमें दिला दो प्लीज़। विराट बोला, वैसे भी ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता। रवि बोला, चलो हमें अभी अभी वहाँ पर ले चलो यार। पियोन उन्हें उसी वक्त उस घर के मालिक के पास ले गया। घर का मालिक उस भूतिया घर से 10 मिनट की दूरी पर एक लकड़ी के मकान में रहा करता था। वह सुबह 10:30 बजे ही वहाँ नशे में था। उसने रवि और विराट को सिर्फ एक ही शर्त में घर किराए पर देने का तय किया कि वह दोनों अगर बीच में घर छोड़ के जाना चाहेंगे तो उन्हें उनके पैसे वापस नहीं मिलेंगे। उन दोनों के बिना सोचे समझे पैसे देकर घर की चाबी ले ली। उसी दिन दोपहर को उन्होंने घर से लाया हुआ अपना सामान घर में रख दिया। वह घर काफ़ी बड़ा था। वहाँ सोने के लिए 3 बेड, किचन, टॉयलेट, बाथरूम सभी सुविधाएं थीं। इसलिए दोनों
बड़े खुश लग रहे थे कि इतने कम पैसों में दोनों को एक बड़ा सा घर किराए पर मिल गया। पहले दिन ही वह दोनों रात खाना खाकर 11 बजे वहाँ पर लौटे और आते ही बेड पर लेट गए। वहाँ एक लाइन में 3 बेड थे। विराट और रवि बीच में एक बेड को खाली छोड़कर सोए हुए थे। रात को 12 बजे रवि नींद से अचानक से हड़बड़ाकर उठा और वापस सो गया। उसे ऐसा लगा था कि नींद में किसी ने उसका दम घोटने की कोशिश की है। उसके बाद विराट की नींद भी अचानक खुल गई, क्योंकि उसे अचानक इतनी ठंड महसूस हुई थी कि उसके दांत किटकिट करने लगे थे। उसको ये बहुत अजीब लगा। उसने कमरे की लाइट लगाकर वहाँ पर चारों तरफ देखा तो तीसरे बेड पर रवि मस्त एकदम शर्ट निकालकर पंखे की हवा खाते हुए सो रहा था। पर अभी कुछ देर पहले ठंड की वजह से विराट की हालत खराब हुई थी। उसे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए उसने उस बात को अपने दिमाग से निकाला और फिर से लाइट बंद करने के लिए स्विच की तरफ हाथ आगे बढ़ाया। पर उसी वक्त विराट की नज़र उन दोनों के बीच वाले बेड पर पड़ी, जो बीचों बीच इंसान के आकार में धंसा हुआ था, मानो उस पर कोई सो रहा हो। उसे अपनी आंखों के सामने जो दिख रहा है, उस बात को पक्की करने के लिए वह उस बेड के नज़दीक गया। विराट उस बेड पर हाथ फेर कर देखना चाहता था। तभी उसे लगा कि उस बेड से अभी अभी कोई नीचे उतर गया है। उसके मन में अब डर ने जगह बना ली थी। थकावट के कारण वह अपने बेड पर जाकर लेट गया, लेकिन वह जो देखा उसके बारे में सोचने लगा कि क्या सच में इस घर में आत्माओं का निवास है। तभी उसे बेड से एक आवाज़ आई, जैसे कि कोई वापस उस पर लेट गया हो। अब उसकी दिल की धड़कन तेज होने लगी थी। कलेजा मानो फट के बाहर निकलने वाला था। उसने डर बड़े ही नज़दीक से देखा था, इसलिए खुद को यकीन दिलाना चालू किया कि ये सब सिर्फ उसका दिमाग का वहम है। लेकिन वो फिर भी बेड से नीचे उतरा और बिना आसपास देखे ही सीधा बाथरूम में गया। और बाद में वह अपने आंखों पर पानी मारने के लिए वॉश बेसिन का नल चालू कर कर मुंह धोने लगा। उसी वक्त वह घर एक विचित्र और डर भरी चीख से गूंज उठा। उस चीख की आवाज़ से रवि आधी नींद से उठकर बाथरूम की ओर दौड़ पड़ा। जब रवि बाथरूम में पहुंचा तब उसे विराट जिस हालत में दिखा, उसे देखकर डर से रवि की रूह कांप गई, क्योंकि उसके सामने विराट बाथरूम में जमीन पर पड़ा था और उसकी छाती पर एक आग से जली हुई लड़की का भयानक प्रेत बैठा था। डर से विराट की गिग्गी बैठ गई थी, इसलिए वह बोल नहीं पा रहा था। किसी गूंगे की तरह इशारे करके वह रवि से मदद मांग रहा था, पर रवि कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि डर के मारे उसके हाथ पैरों से आधी जान निकल चुकी थी। डर के मारे भूत भूत चिल्लाते हुए रवि दरवाजे की ओर भागने लगा। पर जब वह दरवाजे की तरफ भाग रहा था, उसकी नज़र बेड पर पड़ी, जो ठीक दरवाजे की बगल में था। बेड पर नज़र पड़ते ही उसके दरवाजे की तरफ बढ़ते कदम धीरे धीरे रुक गए, क्योंकि जो दृश्य उसके सामने दिख रहा था उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। लाइट की तेज रोशनी चमक रही थी, पंखा भी तेज चल रहा था। एक बेड पर विराट अपनी छाती पकड़कर पड़ा था और दूसरे बेड पर वह खुद लेटा था, क्योंकि कुछ देर पहले ही उन दोनों की मौत हो चुकी थी और घर में अब बस उन दोनों की रूह उस तीसरी रूह के साथ घूम रही थी। फिर जब उसने बाथरूम की तरफ देखा तो वहाँ विराट एक लड़की के साथ खड़ा था और अब उन तीनों की रूह अपने अगले शिकार का इंतज़ार कर रही है। क्या आपको चाहिए कम किराए वाला बड़ा घर जहाँ भूत प्रेत की रहने की अफवाहें हैं? पुराने समय की बात है। पालमपुर नाम का एक गांव था, जहाँ पे रमेश नाम का एक आदमी रहता था। उसकी माला नाम की लड़की से
नई नई शादी हुई थी, लेकिन रमेश माला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। ऐसे ही कुछ साल बीत जाने के बाद, इन्हीं सालों में माला ने एक बेटे को जन्म दिया। माला को लगता था कि बच्चे के आने से रमेश बदल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। रमेश फिर भी माला को खूब मारता है और बच्चे से भी बिल्कुल प्यार नहीं करता था। रमेश माला को आवाज़ लगाता है, माला, अरे माला, अरे कहाँ मर गई, चल बाहर निकल। माला बोली, जी क्या हुआ? मैं मोनू को सुला रही थी, उसकी तबीयत खराब है ना। रमेश कहता है, तुझे बस मोनू की पड़ी रहती है, मोनू के बहाने आराम करवा लो बस। चल जल्दी से अब अलमारी से पैसे निकाल कर ला मेरे लिए। माला कहती है, जी वह तो मोनू की दवाई के पैसे हैं, घर में बस वही पैसे बचे हैं, अब वह पैसे मत लेकर जाओ ना। रमेश कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे जबान लड़ाएगी, बोला ना जाकर पैसे लेकर आ। माला कहती है, मैं आपको वह पैसे नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। रमेश कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ, देखता हूँ तू मुझे पैसे कैसे नहीं देती। रमेश अंदर जाकर अलमारी खोलता है और पैसे निकालने लगता है। माला उसको रोकने लगती है। रमेश को माला पर गुस्सा आता है। वो उसे कोने में पड़े एक डंडे को उठाकर माला को पीटने लगता है। माला कहती है, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे छोड़ दो। रमेश कहता है, आज तो मैं तेरा काम ही तमाम कर दूंगा। वह माला को इतना मारता है कि माला बेहोश हो जाती है। रमेश उसे घर से खींचता हुआ सीधा खेत में लेकर जाता है। रास्ते में एक आदमी बोला, अरे रमेश, ये क्या कर रहे हो यार, पागल हो गए हो क्या? रमेश उसे कहता है, अगर तू या कोई भी बीच में बोला तो उसकी भी डंडे से मार मार कर ऐसी हालत कर दूंगा। वह आदमी बोलता है, अब तो कुछ बोलना भी गुनाह है। एक औरत बोली, अरे भैया, आजकल किसी के घर के मामलों में बोलना नहीं चाहिए, जो हो रहा है होने दो। रमेश माला को खेत में फेंक आता है और गांव का कोई भी व्यक्ति उसे कुछ नहीं कहता। रमेश अपने बच्चे को उठाकर माला के पास में छोड़ने लगता है तो माला के शरीर पर बहुत चोट लगी होती है। उसके शरीर से खून बह रहा होता है और उसका बीमार बच्चा उसके बगल में पड़ा रो रहा होता है। कुछ ही देर में वहाँ पर खून की खुशबू से चील आकर इकट्ठा हो जाती हैं और वो माला की शरीर को नोच नोच कर खाने लगते हैं और माला मर जाती है। रमेश को अपनी बीवी और बच्चों के मरने का कोई दुख नहीं होता और कुछ समय बाद वह दूसरी शादी कर लेता है। एक दिन कुछ लोग जब खेतों में काम कर रही होती हैं तो एक औरत अपने पति से बोलती है, मैंने पिंकू को पेड़ के नीचे लिटा दिया है, आप उसका ध्यान रखना, मैं बस अभी पालक काट कर आती हूँ। वह कहता है, ठीक है। लक्ष्मी पालक काटने में लग जाती है और रामलाल पानी पीने के लिए पास में चला जाता है। उसका बेटा टिंकू उठकर बैठ जाता है और मिट्टी में खेलने लगता है। तभी एक औरत उसके पास आ जाती है। तभी लक्ष्मी बोलती है, ये औरत कहाँ से आ गई? और वह अपने पति को बुलाती है, जल्दी टिंकू को उससे दूर करो। तभी रामलाल उस औरत से अपने बेटे को छीनने लगता है। तभी वह औरत चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। लक्ष्मी और रामलाल चुड़ैल को देखकर बहुत तेज खबर आ जाते हैं। तभी लक्ष्मी बोली, हे भगवान, ये क्या है? वह बोलती है, आप जल्दी से टिंकू को लेकर यहाँ से चलो। रामलाल बोला, मैं अभी कुछ करता हूँ, तुम थोड़ा शांत रहो। बस तभी वह चुड़ैल बोली, मैं इसको उठाकर अपने साथ लेकर जा रही हूँ। लक्ष्मी कहती है, अरे नहीं, ऐसा मत करो, मेरे बच्चे को लेकर मत जाओ। लक्ष्मी चिल्लाती और रामलाल देखता रह जाता है और चुड़ैल टिंकू को अपने साथ ले जाती है। लक्ष्मी और रामलाल चुड़ैल के पीछे पीछे भागने लगते हैं। हाय मेरा बच्चा, चुड़ैल मेरा बच्चा ले गई।
अरे कोई तो बचाओ, अरे कोई तो बचाओ मेरे बच्चे को। रामलाल कहता है, गांव वालों में से कोई तो बचाओ मेरे टिंकू को, पता नहीं है क्या करेगी मेरे बच्चे के साथ। गांव वाले चुड़ैल को देखते हैं और उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। गांव वाले बोले, ये क्या चीज़ है, इतनी बड़ी चुड़ैल, ऐसी चुड़ैल तो हमने कभी नहीं देखी, और ये तो रामलाल के बच्चे को लेकर पता नहीं कहाँ जा रही है। भगवान ही बचाए इस बच्चे को। चुड़ैल टिंकू को लेकर पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है और कोई कुछ कर नहीं पाता। पूरे गांव में उस चुड़ैल की खबर पूरी तरह फैल जाती है। सब लोगों में डर बैठ जाता है, कहीं ये चुड़ैल दोबारा ना आ जाए। अगले दिन को चुड़ैल वापस आ जाती है। एक छोटा बच्चा अपने घर के आंगन में चारपाई पर लेटा होता है, तो वह चुड़ैल वहाँ दोबारा जाती है। चुड़ैल की आवाज़ सुनकर उसकी दादी बाहर आ जाती हैं। दादी चिल्लाती हैं, अरे चुड़ैल आ गई, अब ये चुड़ैल मेरे पोते को ले जाएगी, कोई बचाओ मेरे पोते को। वह इतनी बुजुर्ग होती है कि जब तक वह अपने पोते को उठाने उसके पास जाती है, चुड़ैल उसके पोते को लेकर वहाँ से चली जाती है। उस चुड़ैल के डर से गांव वाले बहुत ही डर जाते हैं। उनके मन में इतना डर बैठ जाता है कि वह अपने बच्चों को घर से बाहर निकलना ही बंद करवा देते हैं। एक दिन रमेश अपनी बीवी से उस चुड़ैल के बारे में बात कर रहा होता है। अरे पुष्पा, क्या ये बात सच है कि गांव में कोई चुड़ैल आ गई है जो बच्चों को उठा उठा कर ले जा रही है? पुष्पा कहती है, जी बिल्कुल सच है, ना जाने भूत चुड़ैल कितने बच्चों को गांव से उठा कर ले जा चुकी है। हमारा बच्चा भी बस अभी 4 महीने का है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि मैं अपने बच्चे को चुड़ैल की नज़रों से कैसे बचाऊं। वैसे भी मैंने सुना है उस चुड़ैल की नज़र बहुत तेज है। रमेश कहता है, अरे पुष्पा चिंता मत करो, मैं हूं ना, मेरे होते हुए बच्चे को कोई चुड़ैल छू भी नहीं सकती। रमेश अपनी बीवी और बच्चे के साथ छत पर बैठा होता है कि अचानक चुड़ैल उसके बच्चे के पास आकर बैठ जाती है। पुष्पा बोलती है कि ये चुड़ैल कहाँ से आ गई, और इतने में ही वह चुड़ैल उस बच्चे को अपने पास ले लेती है। पुष्पा बोलती है, छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दो, प्लीज़ छोड़ दो, जाने दो हमें। चुड़ैल कहती है, इस बच्चे का ही तो मैं सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रही थी। पुष्पा कहती है, ये मेरे बच्चे को लेकर जा रही है, कोई बचाओ। रमेश कहता है, छोड़ दो मेरे बच्चे को, भगवान के लिए छोड़ दो इस बच्चे को। चुड़ैल कहती है, इतना दुख दूसरे बच्चे पर तुझे कभी तरस नहीं आया? चुड़ैल उस बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है। रमेश और पुष्पा रोते चिल्लाते रह जाते हैं। रमेश बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चे को कहीं से भी ढूंढ कर लाऊंगा। रमेश सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है और कहता है, हमें उस चुड़ैल को पकड़ना ही होगा। आखिर कब तक हमारे बच्चों को ऐसे घर में छुपा कर रखेगी? गांव वाले कहते हैं, पर हम करें भी तो क्या करें? रमेश कहता है, हमें एक बहुत बड़ा जाल बिछाना होगा जिससे कि हम उस चुड़ैल को पकड़ सकें। गांव वाले रमेश से सहमत होते हैं। वह एक जाल बिछा देते हैं। उसके बाद वह अपने बच्चों को बाहर खेलने के लिए छोड़ देते हैं। शाम को जब वह चुड़ैल आती है तो गांव वाले चुड़ैल को एक अभिमांत्रित जाल में पकड़ लेते हैं। चुड़ैल कहती है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। रमेश कहता है, तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ दें? तुमने हमारे बच्चों के साथ क्या क्या किया है, सब सच सच बताओ। चुड़ैल कहती है, जो तूने मेरे और मेरे बच्चे के साथ किया वही किया मैंने तुम्हारे बच्चों के साथ। रमेश कहता है, मैंने मैंने क्या किया तुम्हारे बच्चे के साथ? चुड़ैल कहती है, याद कर तूने क्या किया था मेरे साथ और मेरे बच्चे के साथ। हमें मरता हुआ छोड़ दिया और चील हमें नोच नोच कर खा गई। रमेश कहता है, क्या तुम मेरी पहली पत्नी माला हो? चुड़ैल कहती है, हाँ मैं माला हूँ, जो मरने के बाद मैं चुड़ैल में बदल गई। उसके बाद तुमसे और इन गांव वालों से बदला लेने आई हूँ, क्योंकि किसी ने मेरे और मेरे बच्चे को बचाने की कोशिश नहीं की थी। रमेश कहता है, मुझे माफ़ कर दो, माना मैं तुम्हारा कातिल हूँ, तुम मेरी जान ले लो,
मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें और मेरे बच्चों को मार डाल दिया। मैं कितना बुरा, लेकिन बस उन बच्चों को छोड़ दो जो गांव के बच्चे हैं। गांव वाले कहते हैं, माला हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। हम सभी की वजह से तुम और तुम्हारा बच्चा मर गया। चुड़ैल कहती है, मेरा बच्चा आज भी जिंदा है। रमेश कहता है, मेरा मोनू जिंदा है। रमेश और कुछ गांव वाले चुड़ैल के साथ एक जगह जाते हैं जहां सारे बच्चे खुशी से खेल रहे होते हैं। चुड़ैल कहती है, मैंने किसी बच्चे को नहीं मारा, मैं बस तुम सबको सबक सिखाना चाहती थी। वो देखो हमारा बच्चा मोनू। रमेश रोता हुआ मोनू को गले लगा लेता है। बाकी सब अपने बच्चों को देखकर बहुत रोते हैं। पुष्पा बोलती है, अब आपकी गलती सुधारने का वक्त आ गया है। हम मोनू को अपने साथ रखेंगे और दोनों बच्चों को एक समान प्यार देंगे। और इन सबको सबक सिखा के चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। कहानी में हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने या किसी का भी बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्म का फल हमें मिलता ज़रूर है। ये कहानी मुझे मेरी दादी ने सुनाई थी और ये जो कहानी है ये एकदम सच्ची कहानी है। मेरी दादी माँ एक छोटे गांव में रहती थी। ऐसा कहा जाता है कि उस गांव में भूतिया चुड़ैल रहती थी, और ऐसा भी कि भूतिया चुड़ैल से मेरी दादी का सामना हुआ था। वह एक चुड़ैल थी, खुले बालों और भयानक डरावने चेहरे वाली चुड़ैल। सर्दियों का समय था, ठंड बहुत ज़्यादा थी, पूरे गांव में कोहरा धुंध छाया हुआ था। मेरे दादा एक बड़े अधिकारी थे जो रोज की तरह दफ्तर का काम ख़त्म करने के बाद घर लौटा करते थे। घर वाले रास्ते में बाज़ार भी आता था जहाँ मेरे दादाजी सामान लेने के लिए रुक जाते थे, और उनके बाकी साथ के कर्मचारी वापस शहर चले जाते थे। इस बार भी ऐसा ही हुआ। मेरे दादाजी सामान लेने के लिए रुके और उनके बाकी शहर वाले कर्मचारी वापस शहर चले गए। मेरे दादाजी बाजार में सामान लेने की वजह से पीछे रह गए। सामान लेते लेते दादाजी को पता नहीं चला कि कब शाम हो गई। जब दादाजी ने घड़ी देखी तो उन्हें पता चला कि आज तो घर पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा देर हो जाएगी। तो दादाजी ने ये सोचा कि जंगल के रास्ते से जाऊंगा तो जल्दी पहुंचूंगा, इसलिए दादाजी ने गाड़ी जंगल की तरफ घुमा ली। शाम होने के कारण जंगल में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। दादाजी तेज़ स्पीड में गाड़ी चला रहे थे। तभी उनके सामने एक औरत आ गई। औरत को देखते ही दादाजी ने तुरंत गाड़ी रोक दी। दादाजी ने औरत की तरफ देखा तो वह औरत बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। दादाजी को लगा कि शायद इसे किसी मदद की ज़रूरत होगी या फिर किसी मज़दूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसलिए दादाजी ने सोचा कि इस महिला की मदद करना ज़रूरी है। उन्होंने महिला से पूछा कि वह इस जंगल में अकेले क्या कर रही है। महिला ने कोई जवाब नहीं दिया और ज़ोर ज़ोर से रोती रही। ऐसा लग रहा था कि सारा जंगल उस महिला के रोने की आवाज़ से गूंज रहा हो। दादाजी ने पूछा कि आपका घर कहाँ है, फिर भी वह महिला कुछ नहीं बोली। दादाजी ने उसको बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, जिसके बाद वह दादाजी के साथ चलने के लिए मान गई और दादाजी ने उसे अपनी गाड़ी के पीछे बिठा लिया। गांव में घूंघट डालने का रिवाज होता है, जिसके कारण उस महिला ने भी अपने सर पर घूंघट ओढ़ रखा था और उसका चेहरा ढका हुआ था। फिर दादाजी घर की तरफ निकल गए। घर पर सभी दादाजी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही सबने गाड़ी की आवाज़ सुनी, सब भागकर दादाजी के पास आ गए। जब सभी परिवार वालों ने उस महिला को देखा तो दादाजी से उसके बारे में पूछा। दादाजी ने जंगल वाली सारी बात बताई और कहा कि अब यही हमारे यहाँ खाना बनाएंगी। लेकिन दादी माँ को उस महिला पर शक हो गया। दादी को लगा कि शायद ये कोई चोर है जो घर का सामान चुरा कर भाग जाएगी। दादी माँ ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने के लिए कहा, जिसके बाद वह महिला बिना कोई दबाव दिए रसोई की तरफ चली गई। रसोई में सारा सामान रखवाने के बाद
दादी माँ ने कहा कि सबको भूख लगी है, इसे जल्दी से खाना बना दो। दादी माँ ने उसे रसोई में भेज तो दिया, लेकिन उनका मन अभी भी शांत नहीं था। 10 मिनट बाद दादी माँ रसोई में पहुंची तो देखा कि अभी वह महिला मछलियाँ बैग से निकाल रही थी, जिसको देखकर दादी माँ को और भी गुस्सा आ गया और उन्होंने बोला कि तुमने अभी तक खाना बनाना शुरू भी नहीं किया, कब खाना बनाओगी और कब हम लोग खाएंगे। उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसलिए किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा। दादी माँ ने उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख पाया। दादी माँ ने बोला कि ज़रूरत हो तो बुला लेना, लेकिन फिर भी वह महिला कुछ नहीं बोली। दादी माँ को लगा कि अनजान लोगों की वजह से ये छिप रही होगी, लेकिन बाद दादी माँ चली गईं। रसोई में अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थीं। 10-15 मिनट बाद दादी माँ रसोई में आई तो रसोई का नज़ारा देखकर दादी माँ बहुत डर गईं। उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दादी माँ के गले से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। दादी माँ ने देखा कि वह महिला रसोई में बैठकर कच्ची मछलियाँ खा रही थी। रसोई में मांस और हड्डियों के टुकड़े बिखरे हुए थे। उस महिला का घूंघट सर पर नहीं था और उसका चेहरा बेहद डरावना, लंबे लंबे काले बाल, बड़े बड़े नाखून और चुड़ैल थी वह चुड़ैल मछली खाने में मगन थी। इस कारण दादी माँ पर उस चुड़ैल का ध्यान नहीं गया। ऐसे भी वो नज़ारा देखने के बाद दादी माँ से चिल्लाया भी नहीं गया। दादी माँ को लगा कि ये और ज़्यादा भयानक ना हो जाए। दादी माँ ने एक थाल उठाया और वह चूल्हे में से जलता हुआ कोयला लेकर उस चुड़ैल की तरफ दौड़ पड़ी। दादी माँ ने उस कोयले को उस चुड़ैल पर फेंक दिया। आग की वजह से वह चुड़ैल जोर जोर से आवाज़ निकालने लगी। चुड़ैल की आवाज़ सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया और चुड़ैल को आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। चुड़ैल की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि आसपास के सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर आ गए और सभी ने चुड़ैल को देखा। चुड़ैल लोगों को देखकर गांव जंगल की तरफ भाग चली। पूरे गांव के लोग चुड़ैल के डर से कांप रहे थे और सभी मेरी दादी की प्रशंसा कर रहे थे, जिन्होंने सही समय पर उस चुड़ैल को वहाँ से भगा दिया। यदि चुड़ैल को नहीं भगाया जाता तो वह पूरे गांव के लोगों को ख़त्म कर देती। रात के समय कार धक्का खाते हुए रुक गई और उनमें से आरव उसमें से नीचे उतरा और घड़ी देखी। उस वक्त रात के ठीक 9 बज रहे थे। फिर उसने कार का बोनेट खोला और उसे ठीक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। आरव ने मोबाइल से मदद मंगवानी चाही, पर उसमें नेटवर्क का नामो निशान नहीं था। फिर उसने गाड़ी की पिछली सीट पर सोई अपनी पत्नी मिताली को आवाज़ दी। मिताली, अरे ओ मिताली, उठो जल्दी यार, हमें आज की रात किसी गेस्ट हाउस या फिर होटल में बितानी होगी यार, क्योंकि गाड़ी ख़राब हो गई है और अब मैकेनिक के बिना ठीक नहीं होगी। हमेशा की तरह मिताली नींद में ही बड़बड़ाते हुए उठी। आरव, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। कम से कम बोल रही हूँ, ये तुम्हारी पुरानी खटारा बेचकर कम से कम एक सेकंड हैंड कार ले लो। जवाब में आरव बोला, खरीद लेंगे माता रानी, खरीद लेंगे। अब अपना बैग उठाओ और चलो कहीं रात गुजारने को चलते हैं। फिर दोनों जंगल की कच्ची सड़क छोड़ के मेन हाईवे पर आ गए। उसी वक्त उन्हें जंगल में कहीं दूर से भेड़ियों के रोने की आवाज़ आने लगी। उस भेड़िए की आवाज़ें उस काली रात को और भी डरावनी लग रही थी। दोनों लगभग आधा घंटा चलते रहे, पर उन्हें ना कोई लिफ्ट मिली और ना कोई होटल। मिताली बोली, आरव, तुम्हारे बेवकूफ दोस्त मिंटू ने ये कौन सी वीराने में फार्म हाउस खरीद रखा है। इस बात पर आरव कुछ कहता उससे पहले ही आसमान में ज़बरदस्त बिजली कड़की। उस आवाज़ से डरी हुई मिताली आरव के सीने से लिपट गई। उस वक्त आरव के चेहरे पर एक मुस्कान चमक गई थी। तेज़ बारिश के असर नज़र आने लगे थे। तभी चलते चलते बिजली की चमचमाती तेज रोशनी में
उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई दी। वह दोनों तेजी से दौड़ते दौड़ते उस हाईवे के नज़दीक पहुंचे। हवेली गेट पर उन्हें कोई वॉचमैन नज़र नहीं आया, इसलिए वह दोनों गेट खोलकर हवेली के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजे पर डोलबेल के नाम पर एक पुरानी रस्सी किसी सांप की तरह लटक रही थी। उस रस्सी को आरव ने 2-3 बार खींचा, लेकिन अंदर से किसी भी घंटी की आवाज़ नहीं आई। फिर मिथिला ने दरवाजे पर खटखटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा ही रही थी, उससे पहले ही अंदर से एक भारी आवाज़ आई, अंदर आ जाओ। दरवाज़ा खुला। उन दोनों को ये बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि अंदर से किसी भी घंटी की आवाज़ नहीं आई थी और नहीं उन दोनों ने कोई आवाज़ की थी। फिर वह दोनों दरवाज़ा खोलकर अंदर गए। दरवाजे के ठीक सामने झूले पर बैठकर एक आदमी शाही अंदाज में सिगार पी रहा था। उन्हें देखते ही आरव बोला, सर, हम यहाँ नए आए हैं। हम यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर हमारे दोस्त का फार्म हाउस देखने जा रहे थे, पर बीच रास्ते में हमारी कार ख़राब हो गई और मदद बुलाने के लिए मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं आ रहे हैं। क्या हम दोनों आपके फ़ोन से कॉल कर सकते हैं? झूले पर बैठे हुए उस आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तो उसने कहा, ज़रूर कीजिए, टेलीफोन ऊपर के आखिरी कमरे में रखा है। आरव ने उन्हें पहले अपना परिचय देना उचित समझा। तो उसने कहा, मेरा नाम आरव है और यह है मेरी पत्नी मिताली। जवाब में वह आदमी बोला, मेरा नाम दादा ठाकुर है, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। आरव और मिताली हवेली की शान देखते ही रहे थे कि उनकी नज़र दादा ठाकुर के पीछे वाली दीवार की सबसे बड़ी फ़ोटो फ्रेम पर पड़ी, जो एकदम खाली थी और पूरे घर में तस्वीरें ही तस्वीरें थीं। उन सब में से एक बात समान थी कि किसी भी तस्वीर में कोई भी हंस नहीं रहा था। सभी तस्वीरें बिल्कुल ही भावनाहीन थी। फिर आरव और मिताली दोनों ऊपरी मंजिल पर गए और आखिरी कमरे में जाकर लैंडलाइन से अपने दोस्त पिंटू को फ़ोन करने लगे। बहुत बार कोशिश करने पर भी फ़ोन नहीं लग रहा था। तभी मिताली की नज़र उस दीवार पर पड़ी। वहाँ एक फ़ोटो फ्रेम वहाँ पर टंगी हुई थी। उसमें भी कोई तस्वीर नहीं थी, वो सिर्फ खाली फ्रेम था। उन्हें ये बात थोड़ी अजीब लगी। फिर दोनों नीचे गए और दादा ठाकुर से बोले, आपके लैंडलाइन से फ़ोन नहीं लग रहा है। दादा ठाकुर बोले, यहाँ की फ़ोन लाइन में हमेशा गड़बड़ी रहती है, दोबारा से प्रयास करें, या फिर चाहे तो आज की रात आप दोनों यहीं रुक जाएं। मिताली और आरव कमरे में जाकर फिर फ़ोन लगाने की कोशिश करने लगे, पर सब बेकार। आखिर में दोनों ने रात को वहीं रुकने का निर्णय लिया। बेड पर लेटते ही दोनों की आंख लग गई। रात के ठीक 1:30 बजे आरव की नींद अचानक से खुल गई और वह एक बार फिर से अपने दोस्त को फ़ोन लगाने लगा, लेकिन उस वक्त फ़ोन पूरी तरह डेड था। हाथ से फ़ोन नीचे रखते हुए आरव की नज़र दीवार पर गई और सामने का नज़ारा देखकर उसके चेहरे पर से हवाइयाँ उड़ गईं, क्योंकि कुछ घंटे पहले देखी हुई खाली फ्रेम में अब उन दोनों की तस्वीर थी और उसके नीचे लिखी थी उनके मौत की तारीख। उसने मिताली को उठाया और उसे तस्वीर दिखाई। वह बोली, यहाँ तो कुछ गड़बड़ है आरव, हमें अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलना होगा। फिर दोनों ने वहाँ से सर पर दौड़ लगाई। सीढ़ियों से वह दोनों तेज़ी से नीचे उतरने लगे, पर उतरते वक्त सीढ़ियों पर उन्हें 4 पैरों की जगह 6 पैरों की आवाज़ आ रही थी। अब वह दोनों काफ़ी डर चुके थे। कुछ भी करके उन्हें बस दरवाज़ा खोल के बाहर भागना था। पर दरवाजे के पास पहुंचने के बाद जब दोनों ने उसे खोलने की कोशिश की, पर उनकी सारी कोशिश नाकाम रही, क्योंकि दरवाज़ा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था और अब वह दोनों उस भूतिया हवेली में कैद हो चुके थे। आरव और मिताली दरवाज़ा पीट रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उसी वक्त बदकिस्मती से बिजली चली गई और मौत ने
अंधेरे की चादर से सब कुछ ढक दिया और चारों तरफ शमशान का सन्नाटा फैल गया। मिताली अपने कांपते हुए हाथों से मोबाइल टॉर्च चालू करने लगी। जैसे ही उसने टॉर्च चालू की, उसकी रोशनी सबसे पहले सामने वाली उस बॉडी से फोटो फ्रेम पर पड़ी, जिस फ्रेम को आते वक्त दोनों ने खाली यानी बिना तस्वीर के देखा था। उस खाली फोटो फ्रेम में अब झूले पर बैठे दादा ठाकुर की तस्वीर शैतानी मुस्कान दे रही थी। और अगले ही पल दादा ठाकुर तस्वीर से धीरे धीरे गायब होने लगे और उसके नीचे रखा हुआ झूला बिना हवा के ही झूलने लगा। उस भयानक मंजर को देखकर मिताली की गिग्गी बैठ गई और आरव बस बेसुध देखता ही रहा। कुछ ही पलों में मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। अब तक उजाले में मिथिला और आरव को वहाँ पर बस एक दूसरे के सांसों की आवाज़ ही आ रही थी, पर अब अंधेरे में उन्हें और कई सारे लोगों की सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगी। एक एक करके सभी आवाज़ें नज़दीक आ रही थीं और कुछ ही पलों में दर्द भरी चीख के साथ उन दोनों की तस्वीर भी बाकी तस्वीरों के साथ हवेली की दीवार पर टंग गई और दादा ठाकुर झूले पर बैठ के सिगार पीते हुए किसी और मेहमान का इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो के नीचे मैं आपका कमेंट ज़रूर चाहता हूँ। आप इसमें कमेंट करके मेरे को बताओ कि मैं किस टाइप की स्टोरीज़ और बनाऊँ, जिससे मुझे पता लगे कि हाँ, मैं इस टाइप की स्टोरी बना सकता हूँ। क्योंकि ना आपके कमेंट नहीं आते हैं, फिर मेरे को पता नहीं लगता और उसके बाद आपकी शिकायतें आती हैं कमेंट में। तो आप मेरे को प्लीज़ बताइए कि किस टाइप की आपको स्टोरी पसंद है और किस टाइप की बनानी है, ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने जो बाकी सारी कहानियाँ जो पिछली पिछली स्टोरीज़ में काफ़ी कहानियाँ मैंने आधी छोड़ी हैं, वो दरअसल मैंने इसलिए छोड़ी थी ताकि मुझे भी पता लगे कि आपको ये पसंद है या नहीं है। क्योंकि मैं नहीं जानता कि आपको लॉन्ग स्टोरीज़ पसंद है, क्योंकि एक पार्टिकुलर स्टोरी आपको लॉन्ग, मतलब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आपको अगर ऐसी स्टोरी पसंद है तो मैं ऐसी बनाऊंगा, बाकी अगर आपको कंपाइलेशन पसंद है तो मैं कंपाइलेशन बनाऊंगा। आप बस मेरे को टॉपिक सजेस्ट कर दीजिए और बाकी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं हम 1K लाइक का, 1000 लाइक, ठीक है। आप शेयर कीजिए एंड आप कर दीजिए, क्योंकि बहुत टाइम लगता है स्टोरी बनाने में। धन्यवाद।